नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में। मथुरा में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से लाखों का माल साफ कर लिया। छत के रास्ते दुकान से घुसे थे चोर। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। आगरा के कीरावली थाने के मेडाकुर चौकी क्षेत्र में दबंगों को पकड़ने गई पुलिस टीम से मारपीट हुई है। दबंगों ने हाथापाई करी। मेडाकुल चौकी इंचार्ज घायल हो गए हैं। पुलिस से हाथापाई करते हुए आरोपी मौके से रफूचक्कर भी हो गया। बरेली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह समारोह की शुरुआत हुई। डीएम ने हस्ताक्षर अभियान का भी आगाज किया है। डीएम शिवकांत ने कहा कि बेटी है तो कल है। इस संदेश के जरिए बेटियां समाज की अमूल्य धरोहर बनेगी। सहारनपुर थाना सदर बाजार में फर्जी रेवन्यू तैयार करते हुए सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। ग्राम चिरूकी में जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त करते हुए 65 लाख की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। उत्तरकाशी के नौगांव में विजिलेंस ने रिश्वतखोर डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की टीम आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। विजिलेंस की टीम ने आरोपी को बकरी लोन की सब्सिडी की राशि रिलीज करने के एवज में 8,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सहारनपुर में थाना देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। फर्जी कागजात तैयार करते हुए जमीन का बैनामा कराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 34 बीघे की जमीन के इकरारनामे का कागज किया गया है बरामद। बागपत के ललियाना गांव में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला। आवारा पशुओं को लेकर परेशान है किसान अपनी फसल को बचाने के लिए ठंड में खेतों की रखवाली भी कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में बीती 12 जनवरी को सुजावलपुर गांव के पास नहर से मिले पुरुष के शव का कलवारी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ट्रैवल एजेंट की हत्या में पुलिस ने प्रेमिका और उसके दूसरे प्रेमी समेत प्रेमिका के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमिका को दूसरी शादी की जानकारी होने के बाद उसने प्रेमी की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है। बस्ती के सोनहा में दरिंदों ने इंटरमीडिएट की छात्रा का अपहरण करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता को धमकी देते हुए बेहोशी की हालत में उसके घर के बाहर फेंक दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में जुटी हुई है। महाराजगंज में रोडवेज बस हुई हादसे का शिकार। पुल से टकराकर सड़क पर पलटी बस। हादसे में 24 लोग सवार थे जो कि घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए घायलों को बस से बाहर निकाला। जिला अस्पताल में इन तमाम घायलों का इलाज चल रहा है। बांदा में स्वास्थ्यकर्मी देर रात रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों की स्क्रीनिंग करते नजर आए। उनका सराहनीय प्रयास पूरे रेलवे स्टेशन में बना हुआ है चर्चा का विषय। यात्रियों को स्क्रीनिंग के अलावा मास्क लगाने के लिए भी जागरूक किया गया। भीषण ठंड में नहीं टूटा तुफैल अहमद का हौसला। बांदा में वांछित गैंगस्टर अपराधी को अवैध कटार सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौहत्या जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। काफी समय से पुलिस टीमें लगातार गैंगस्टर की खोज में थीं। पुलिस की सक्रियता के चलते बबेरू तिराहे से गिरफ्तार किया गया। इन्वेस्टर्स समिट रामपुर में इन्वेस्टर्स ने दिखाई अपनी दिलचस्पी। रामपुर में इन्वेस्टर्स समिट में अब तक आया है 2700 करोड़ का प्रपोजल। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना का बयान रामपुर की इंडस्ट्री हिस्ट्री में लिखी जाएगी। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में आज धर्म सेंसर बोर्ड की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाएगी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कुछ दिनों पहले धर्म सेंसर बोर्ड के गठन का ऐलान किया था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि रिलीज होने से पहले ये बोर्ड फिल्में और सीरियल देखेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे। सहारनपुर में ड्राइंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सहारनपुर में नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में 25 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया है। एमयू में छात्रों का धरना प्रदर्शन 6वें दिन भी लगातार जारी रहा। पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन के बाद समर्थन दिया है।
यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। अरविंद मलप्पा बंगारी बने हैं मुजफ्फरनगर के डीएम। कुछ और अफसरों के तबादले हो सकते हैं। लखनऊ में बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने माफ कीजिएगा, आयोग के अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है। आयोग की सिफारिश खारिज हो चुकी है। मदरसा बोर्ड ने इसको खारिज किया है। गैर मुस्लिम बच्चों के मदरसों में प्रवेश पर रोक लगाने से जुड़ी हुई सिफारिश थी। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रयागराज से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग पर आज सुनवाई होगी। कार्बन डेटिंग की मांग पर सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। लक्ष्मी देवी और कई लोगों ने याचिका दाखिल की हुई है। कथित शिवलिंग से ना की जाए कोई छेड़छाड़, इस बात को लेकर याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने एएसआई से अनुरोध किया था। एएसआई जवाब दाखिल करेगा। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग पर कार्बन डेटिंग को लेकर के आज सुनवाई होनी है। हालांकि 3 तरीके की याचिकाएं हैं। एक, पहला कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। दूसरा कि जो कथित शिवलिंग मिला है उससे छेड़छाड़ ना की जाए। लक्ष्मी देवी सहित जो 4 महिलाएं हैं उनकी याचिका है जिसपे आज सुनवाई होनी है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जगह जगह पर ज्ञानवापी से रिलेटेड जितनी भी याचिकाएं हैं उनको क्लब कर दिया जाए, यानी कि एक साथ लाया जाए और उनकी एक साथ सुनवाई हो, ताकि अलग अलग मामलों में अलग अलग तारीख और अलग अलग पैरवी ना करनी पड़े। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आज एएसआई अपना जवाब दाखिल करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश सिंह जुड़ गए हमारे साथ में। दिनेश जी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कार्बन डेटिंग को लेकर के आज सुनवाई होनी है, आपके पास क्या कुछ जानकारी मौजूद है? देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी ज्ञान परिषद में जो कथित शिवलिंग का मामला है उसमें कार्बन डेटिंग के मामले में सुनवाई होनी है जी। और कोर्ट 3 बजे के आसपास इस मामले में सुनवाई कर सकती है जी। ये भी कहा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग प्लस जो कथित शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जो आकृति प्राप्त हुई है, उससे छेड़छाड़ न की जाए। और साथ में जो तमाम मामले अलग अलग जगहों पे विचाराधीन चल रहे हैं, जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनको क्लब करने की भी बात चल रही है। क्या तीनों पर आज ही फैसला हो जाएगा? संभावनाएं कैसी लग रही हैं? क्योंकि लगातार लंबे समय से तारीख पर तारीख तो पड़ रही है, लेकिन किसी तरह का कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा है। देखिए, आज तो कतई इस पूरे मामले में फैसला संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं इसके अंदर समाहित की गई हैं और दूसरा तकनीकी विषय भी है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो इसमें इस मामले में रिपोर्ट दाखिल की गई है उसको भी स्टडी की जाएगी। और जो दूसरे अन्य विषय हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने यहाँ पर अपना पक्ष रखा है उस पर भी बातचीत होगी। तो आज तो ऐसा नहीं लगता कि इस विषय में सुनवाई पूरी हो जाएगी। हाँ, लेकिन 2-3 हियरिंग के बाद में हो सकता है कि इस मामले में कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट देती है। ठीक है, एएसआई का जिक्र आप दिनेश कर रहे हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं, क्या इनपुट है हमारे पास? देखिए, एएसआई ने जो फैक्ट्स वहां पर जारी किए हैं वो सीलबंद लिफाफे में है, वो रिवील मीडिया के साथ उन्होंने रिवील नहीं किया है। तो उनके वकील का कहना है कि इस मामले में जब जजमेंट आएगा तभी हम इस मामले को रिवील कर सकते हैं। इस वजह से अभी जो सामने रखे गए हैं एएसआई की तरफ से वो मीडिया के पास उपलब्ध नहीं है अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो ज्ञानवापी मसले से जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी दिनेश सिंह संवाददाता प्रयागराज से जुड़े, जिन्होंने बताया है कि कथित शिवलिंग को ना छेड़ा जाए, उसे छेड़छाड़ ना की जाए। एएसआई ने आज अपना जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है। एएसआई ने साफ तौर पर सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल किया है। हालांकि एक जवाब नहीं बल्कि एक तरीके की रिपोर्ट है ये कि जो तथ्य अभी तक एएसआई को मिले हैं वो तथ्य कितने मुनासिब हैं और आगे इस कार्रवाई को कितना आगे बढ़ाया जाना चाहिए, कार्बन डेटिंग को लेकर के क्या कुछ होना चाहिए। आपको सुनाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बोल रहे हैं जोशीमठ को लेकर के, सुनिए। बसाव से संबंधित और आपदा के कारणों को जानने के लिए
भारत सरकार के 8 संस्थान लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सभी की रिपोर्ट आएगी और सभी की रिपोर्ट आने के बाद एनडीएमए के साथ सारी रिपोर्टों का आकलन करके एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके आधार पर उसका जो आगे का ट्रीटमेंट का प्लान है उस पर काम होगा। इसके साथ साथ जो पुनर्वास होना है उसके लिए भी नए स्थानों का जो वैकल्पिक रूप से चयन किया गया है उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसको भी आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर कीमत पर हमारे जो भी आपदा के प्रभावित लोग हैं, जोशीमठ शहर है, उसका आगे का प्लान बनाया जाएगा। आपदा प्राकृतिक है लेकिन आपदा के निवारण के लिए हर संभव काम करेंगे। कल मैंने माननीय गृह मंत्री जी से भी मैंने भेंट की थी और उन्होंने भी हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 65 से 70% लोग सामान्य रूप से वहाँ पर रह रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं और हमारी चारधाम यात्रा भी 4 महीने बाद प्रारंभ होने वाली है। उसकी तैयारी यहाँ से भी हो रही है और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि स्थितियाँ चूँकि आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है वो तो है ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर कोई ऐसी बात नहीं है। सभी काम चल रहे हैं, सभी चीज़ें सामान्य हैं। कुछ लोग देश के अनेकों स्थानों पर बैठकर और जिम्मेदार लोग मैं कहूँगा उनको, वो भी अपने विभिन्न माध्यमों से, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ की चिंता कर रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों की जो है चिंता कर रहे हैं, जोशीमठ के लोगों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से उनके ट्वीट करने से, जो कि उनको वस्तु स्थिति का वहाँ पर सही प्रकार से उनके पास जानकारी नहीं होगी या आकलन नहीं होगा, उसके कारण से एक अनावश्यक लोगों के बीच में चिंता और पैनिक फैल रहा है। मैं चाहूँगा, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि सभी लोग बहुत सोच समझकर जोशीमठ के बारे में अपनी टिप्पणी करें। बाकी हमने आधिकारिक रूप से सरकारी प्रवक्ता यहाँ पर बनाए हुए हैं जो डे बाय डे की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भी लोगों को कर रहे हैं। लिए कोई स्पेशल पैकेज की भी डिमांड की है आपने सरकार से? अभी जो प्रारंभिक रूप से जो एक आपदा के लिए जो भी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, जो धनराशि खर्च होने वाली है, उसका एक टेंटेटिव अभी जिक्र किया है, लेकिन पूरा जो आकलन है वह तो तभी आ पाएगा जब सभी संस्थान, जो 8 संस्थान काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद करेंगे। और भारत सरकार ने हमको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पहले दिन से ही जो है पूरी हर चीज़ की अपडेट ली है, हर चीज़ की जानकारी ली है और लगातार वो स्वयं यहाँ से जानकारी लेते रहते हैं। चिंता व्यक्त करिए, सहायता का आश्वासन दिया है, गृह मंत्री जी ने भी दिया है, सभी लोगों ने दिया है भारत सरकार के। सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि भारत सरकार इनिशियल स्टेज से, यानी कि जब इसकी प्राथमिकी हुई थी तभी से ही लगातार जोशीमठ का संज्ञान ले रही है और हर पहलू पर काम करने की कोशिश की जा रही है। कार्यदायी संस्थाएं, यानी कि जो 8 संस्थाएं मौजूदा वक्त में सर्वे कर रही हैं, अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही हैं हर एक एंगल से, फिर चाहे वो डैमेज के एंगल से हो, मुआवजे के एंगल से हो, पुनर्स्थापन के एंगल से हो, या फिर ये डैमेजेस किस तरह क्यों हो रहे हैं इस एंगल से हो। जब वो कंपाइल हो जाएंगी रिपोर्ट्स, उसके बाद आकलन किया जाएगा कि आखिरकार एस्टिमेट कितना तैयार होता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट से उस दिशा में भी हम बात को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। लखीमपुर से बड़ी खबर है। लखीमपुर खीरी में हिंसा का मामला है। आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई हुई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। यूपी सरकार का पक्ष आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में कुछ और आरोपी जेल में हैं, ये कहना है सरकार का। वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई जुड़ गए हमारे साथ में। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का दखल हो गया है अब इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद से ही लगातार और ज्यादा लाइमलाइट में रहा, नेशनल लेवल पर लाइमलाइट में आ गया ये पूरा मामला लखीमपुर। फिर उसके बाद जिस तरीके से नेताओं का पूरा जमावड़ा लगा, एक बार फिर से सुई अटकी है आशीष मिश्रा पर। उसके बाद से लगातार वो में रहे, लेकिन कुछ समय बाद
उनको जमानत मिल गई थी और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से लगातार जमानत की अर्जियां दी जा रही हैं और आज जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दी जाए या न दी जाए। फिलहाल जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, उसमें वकीलों का कहना था कि ये प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे हैं, इसलिए समाज में गलत संदेश जाएगा और पक्षपात पूर्ण होने का भी आरोप लग सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बाहर नहीं भेजा जा सकता। तो फिलहाल इस पर कई दलीलें दी गई हैं कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जब निचली अदालत में सुनवाई चल रही है, ऐसे में क्या सुनवाई पूरी होने तक किसी को जेल में रखा जा सकता है। तो फिलहाल कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से सुनवाई हुई, जिस तरह दलीलें दी गई हैं, जो आशीष मिश्रा के वकील हैं उनका कहना है कि जो इसमें पीड़ित पक्ष है, जो जिसने FIR दर्ज कराई है, उन्होंने अफवाह के तौर पर उसको FIR दर्ज कराई है, वो मुख्य गवाह नहीं है इस पूरे केस के, क्योंकि 8 किसानों की जो मौत हुई है उसमें अलग अलग तहरीरें भी दी गई थी, मुकदमे दर्ज किए गए थे। लेकिन जो जिनकी अर्जी पर सुनवाई चल रही है वो फिलहाल इस पूरे मुकदमे के गवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना को उन्होंने देखा है लेकिन इसके सबूत नहीं दे पाए, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया है, सरकारी वकीलों ने कहा है कि आशीष मिश्रा को उस थार गाड़ी से भागते देखा गया था और वो उस पूरी भूमिका के मुख्य आधार हैं, क्योंकि उनको मुख्य आरोपी भी माना गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो और सहयोगी रहे हैं, इससे जुड़े हुए, उनको जमानत मिली है। अब इस आधार पर भी वकील उनकी जमानत की अर्जी दे चुके हैं और जमानत देने की मांग की है। अब कोर्ट क्या निर्णय लेता है, फैसला क्या सुरक्षित रखा गया है, ये अभी कुछ समय बाद पता चल पाएगा। बिल्कुल, अभी कुछ समय बाद ये पता चल पाएगा। हम जिस अर्जी की बात कर रहे हैं तौकीर, हम जिस अर्जी की बात कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई जिरह की गई है पूरे मामले में, या फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और वो अभी थोड़ी देर में डिस्क्लोज होने वाला है? देखिए, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब अगली डेट पर ही सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को सुनाएगा, ऐलान करेगा कि आखिर आशीष मिश्रा को जमानत दी जानी चाहिए या ना दी जानी चाहिए। और जो तर्क वितर्क की बात है, लगातार कोर्ट का बहस के दौरान हुआ, आज भी बहस पूरी हुई और उस बहस में जिस तरह से दावे किए गए वकीलों की तरफ से, विपक्षियों का कहना था, जो आशीष मिश्रा के वकील है उनका कहना है कि किसी को भी इतने समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, सिर्फ अफवाह के तौर पर और सिर्फ मीडिया ट्रायल की वजह से किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। और वही जो सरकारी वकील थे, जो पीड़ित पक्ष है, उनका कहना है कि ये प्रभावशाली लोग हैं, ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को परेशान कर सकते हैं, इसलिए इनका जेल में ही रहना इन गवाहों के लिए सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि अगर ये आने के बाद, क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, ये मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं देनी जानी चाहिए। तो फिलहाल आज कई तरह की बहसबाजी भी हुई है और कई तर्क वितर्क रखे गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आशीष मिश्रा बाहर आते हैं या उनकी मुश्किलें भी और बढ़ेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तौकीर किदवई राजधानी लखनऊ से जुड़े हमारे साथ में साफ तौर पर बताते नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई देखिए, मीडिया ट्रायल के एवज पर आप अगर किसी को जेल के अंदर रख रहे हैं तो वो भी मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो बचाव पक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है, उनका कहना है कि देखिए, रसूखदार व्यक्ति के बेटे हैं और अगर ये जेल से बाहर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो तमाम गवाह हैं उनको प्रभावित वो कर सकते हैं या फिर उन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस तरह की जो है जिरह की गई है। फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है, थोड़ी देर के बाद डिस्क्लोज हो जाएगा कि आखिरकार पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसद जयाप्रदा की कोर्ट में आज पेशी होगी। रामपुर के MP MLA कोर्ट में पेशी होगी। जयाप्रदा की आचार संहिता केस के मामले में यह पेशी होनी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। आचार संहिता केस के मामले में पेशी होगी जयाप्रदा की, MP MLA कोर्ट में यह पेशी होनी है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज बस्ती में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आने वाले चुनावों को लेकर जोश भरने का काम किया है। तो वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उनका कहना रहा कि बीजेपी की सरकार पूरे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में डाल रही है।
यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर ही देश की तमाम सरकारी कंपनियों को बेचने का काम कर रही है और लोगों की नौकरियां छीन रही है, युवाओं को बेरोजगार कर रही है। इसके अलावा व्यापारियों को जीएसटी ने परेशान करके रखा हुआ है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिनमें ताज नगरी आगरा भी शामिल है। आगरा में फरवरी में G20 का प्रतिनिधिमंडल आने वाला है, जिसको लेकर आगरा प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आगरा में आज मैराथन आयोजित की गई, जिसमें शहर के लोगों ने उत्साह के साथ मैराथन में हिस्सा लिया। दौड़ की शुरुआत पूर्व ओलंपियन और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने की है। इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मान का विषय है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 देशों में बैठक होनी है, जिसमें आगरा भी शामिल है। G20 को लेकर देश और दुनिया भारत की तरफ नजर गड़ाए हुए है, जिसको लेकर ताज नगरी आगरा में आज G20 मैराथन की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत पूर्व ओलंपियन व पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने की। आप देख रहे हैं ताज नगरी का यह युवा किस तरीके से G20 की मैराथन में भाग ले रहा है और ऐसे हजारों खिलाड़ी शहरी मैराथन में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं इस समय एकलव्य स्टेडियम में हूँ और जो मैराथन दौड़ है वह सेंट जॉन चौराहे से शुरू की गई है और जिसकी शुरुआत राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज विधिवत की। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गौरव की बात है और यह देश के लिए ही नहीं हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। जब हम लोगों को इसकी अध्यक्षता तो मिली तो वो प्रधानमंत्री को नहीं मिली, 135 करोड़ को मिली। यह हमारे लिए गौरव के क्षण है और हम इन गौरव के क्षणों को किसी भी तरीके से भुला नहीं सकते। 57 देशों में ये बैठकें होनी है, उसमें आगरा भी शामिल है, तो किसी भी तरीके की कोई चूक न हो जाए, लोगों को G20 के बारे में जागरूक किया जाए, इसलिए इस मैराथन का आज आयोजन किया गया। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। ये गौरव का क्षण है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए भी। तो अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाइए, क्या पता आपके देश की छवि आपके योगदान से और कितनी बेहतर हो जाए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।